Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 सितंबर 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्कॉटिया सी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। आपको मालूम होगा भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी यूएस के विजिट पर हैं, क्वाड की समिट हुई, उसके बाद कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच भी दी है। यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो स्पीच देते हैं, उसी प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है। ये स्पीच यूट्यूब पर पूरी अपलोडेड है, लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर उस स्पीच का एक सेंटेंस कोट किया गया, वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भारत आज के टाइम पर डेमोक्रेसीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो सभी डेमोक्रेसीज़ की मदर है। ऐसा यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये कोट किया गया। साथ ही साथ बोला इंडिया जो है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर एंटर कर चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है भारत के अंदर वो हज़ारों साल पुराने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच के अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज वाले के ऊपर बात करी, उसके बाद पॉवर्टी को कैसे कम किया जा सकता है, अफगानिस्तान के अंदर कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो पाकिस्तान और चाइना की तरफ भी एक तरीके से पॉइंट आउट किया गया, किस बेसिस पर कि ये दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आज के टाइम पर टेरर ग्रुप्स को, आतंकवादियों के संगठन को कहीं ना कहीं प्रमोट करती हुई नजर आएंगी, और इसी चीज़ को करते हुए ये लोग इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी कंट्री को एज अ मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान, इन्होंने इंडिया का नाम बार बार लिया, मतलब आप कह सकते हो डजन टाइम्स यहाँ पे नाम लिया है, ऐसा बोला गया। साथ ही साथ कश्मीर के ऊपर पूरा फोकस देखने को मिला। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर क्या क्या हुआ ये हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, खासकर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है एग्जैक्टली, जहाँ पर ये एक तरीके से स्पीचेस हुई हैं। आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब आप लोग सिलेबस देखोगे तो सिलेबस लेके बैठा करो और आर्टिकल को सिलेबस से रिलेट करने की पूरी कोशिश करा करो। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक टॉपिक मैंशन है, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारे सिलेबस से रिलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन का ही एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है। आपसे आज का पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसके कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है, कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है और कौन कौन से हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहला क्वेश्चन आज का, उसका हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड अप करने की, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस है छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे प्रिपरेशन के अंदर। नाउ अगर हम बात करें तो ये हमने देखा कि यूएनजीए एक कंपोनेंट है यूनाइटेड नेशन का, साथ ही साथ एक गवर्निंग बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें। साथ ही साथ जितने भी एक तरीके से मेंबर्स हैं यूएन के, और यहाँ पर एक तरीके से जितने भी मेंबर्स हैं यूएन में वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। लगभग यहाँ पर 193 मेंबर कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी की सारी यूएन मेंबर कंट्रीज़ हैं। उसके बाद बोला गया देखो हर साल यहाँ पर मीटिंग होती है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर यह मीटिंग होती है। सितंबर के और अक्टूबर के बीच में मीटिंग देखने को मिलती है, लेकिन जनरली सितंबर के महीने में ही होती है, और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ जो है अपनी स्पीचेस देती हैं। उसी प्रकार से ये सितंबर का महीना चल रहा है, और कल ही यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ये इवेंट हुआ और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच दी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेड करा जाता है इसके प्रेसिडेंट के थ्रू, जिसको इलेक्ट किया जाता है 1 साल के टर्म तक, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहलाता है। ओके,
उसके बाद यहाँ पर यूएनजीए डिसाइड करता है बहुत सारे मैटर्स के ऊपर, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर शांति को कैसे बनाया जा सके, पीस और सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जा सके, प्लस और भी बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं उनको लेकर यहाँ पर डिस्कशन होता है, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर यूएनजीए डिसाइड करता है कि कोई नया मेंबर को ऐड करना है या नहीं करना, ये भी डिस्कशन होता है। जो डिसीजन होता है वो वोटिंग के थ्रू होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक सिंपल मेजोरिटी वोटिंग होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है, कोई कॉम्प्लिकेट डिसीजन हो जाता है, वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी भी देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अब आप लोग डेली बेसिस पर कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर टाइप करा करो कि आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, रात में सोने से पहले आज आप लोग क्या क्या तैयार करने वाले हो, आज आपका गोल क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। जो भी आपका गोल हो, जो भी आप पढ़ने वाले हो, जो भी आप अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करने वाले हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, और रात में सोने से पहले उस सबको ख़त्म करना है। ठीक है, याद रहेगा पूरे दिन कि हाँ मैंने कमेंट करा था इस वीडियो के नीचे, मुझे ये काम जो मैंने कमेंट किया है वो करके ही यहाँ पर सुना है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हो आज, जो भी अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है आज से डेली बेसिस पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो आज का दूसरा आर्टिकल है वो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है इसको जल्दी अमेंड किया जाएगा, मतलब इसके अंदर बदलाव करे जाएंगे, तो बदलाव करे जाएंगे तब देखा जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर इसमें एक ही छोटी सी ये चर्चा हुई है, तो यहाँ पर बोला गया एक तरीके से जो ये सेंटर है ये जल्दी इसके अंदर बदलाव कर सकता है, किसके अंदर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में आपको बता दूं कि 1984 में जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट को इनेक्ट किया था, लाया था। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है एक कौन सी तारीख को, कौन से साल में लाया गया, ये आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और ऐड करी हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो एक तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर भी यहाँ पर क्या होगा कि ये अपना रिस्पांस दे सकते हैं लीगल टर्म्स में। साथ ही साथ अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो एक तरीके से नई मिनिस्ट्री क्रिएट होगी, यहाँ पर जो न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री होगी ये काम करेगी स्टेट्स के साथ मिलकर, और कोई भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये इसके ऊपर फोकस रखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और आपको मालूम होगा हाल ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को बनाया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को कौन चेयर कर रहे हैं, हेड कौन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ये भी आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल आपको यह देखने को मिलेगा, अभी क्या हुआ है, ओडिशा के अंदर एक और अलर्ट जारी करा गया साइक्लोन गुलाब के प्रति। यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं, आपको मालूम होगा हाल ही में भी ताउते यास साइक्लोन यहाँ पर 1 महीने के अंदर कवर करे गए। उसके बाद यहाँ पर साइक्लोन गुलाब का कंसर्न देखने को मिल रहा है, तो ओडिशा सरकार ने सैटरडे में यहाँ पर एक तरीके से वार्निंग दिया कि साइक्लोन स्टॉर्म गुलाब, जिसको नाम दिया गया है, ये एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकता है ओडिशा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है ओडिशा के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश है उसके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स में भी यहाँ पर ये एक तरीके से साइक्लोन देखने को मिल सकता है। इस साइक्लोन की जो स्पीड है वो 75 से लेकर 85 किलोमीटर तक की हो सकती है, ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड बताया गया। ठीक है, हैवी रेन होगी, ऑब्वियस सी बात है, भारी भरकम बारिश वगैरह देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से जो लैंड स्लिप है या फिर फ्लड्स वगैरह हैं, ऐसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल सकती है। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर बर्बादी हो सकती है ये बताया गया। साथ ही साथ अब यहाँ पर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत यह है कि जो भी अफेक्टेड एरियाज़ हो सकते हैं वहाँ पर लोगों को बचाया जा सके, लोगों की कम से कम जान जाए, प्लस यहाँ पे जो डैमेज है वो एक तरीके से यहाँ पर ख़त्म, मतलब डैमेज हो ही ना, मिनिमम डैमेज हो, इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। ये यहाँ पर एक तरीके से ओडिशा की गवर्नमेंट ने बोला है। लेकिन अभी मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंडिया का मैप है। देन उसके बाद ओडिशा आपको यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, तो ओडिशा के इधर सदर्न डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सदर्न साइड नीचे है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश के थोड़े से इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है कि साइक्लोन गुलाब ये हिट करे। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये साइक्लोन के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हैं जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से जो कि हम लोग को जाननी ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर जो इस रीजन में साइक्लोन्स आते हैं वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन एग्जैक्टली होते क्या हैं? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो साइक्लोन है, ठीक है, ये अलग अलग नाम क्यों दिख रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो अलग अलग नाम इसलिए दिख रहे हैं, देखो साइक्लोन जब भारत के अंदर आता है, देखो यहाँ पर क्या है, इंडिया के आसपास वाले जो एरियाज़ के अंदर जब कोई भी साइक्लोन आता है तो उसको साइक्लोन ही बोला जाता है। लेकिन बिल्कुल सेम चीज़ जब यही साइक्लोन जापान और चाइना की साइड पर आता है तो इसको टाइफून बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है।
और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब यही साइक्लोन सदर्न अमेरिका की साइड और एक तरीके से नदर्न अमेरिका की साइड आता है तो इसको हरिकेन बोला जाता है। और यही साइक्लोन जब ऑस्ट्रेलिया की साइड आ जाता है तो इसको विली विलीस बोला जाता है। और आपको मालूम होगा यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की साइड पे साइक्लोन आता है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन में विली विलीस भी था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन सा है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये साइक्लोन्स आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि देखो साइक्लोन, अभी हमने जो बात करी है गुलाब साइक्लोन की, इसकी जो स्पीड है, विंड स्पीड, वो 75 से लेकर 85 किलोमीटर पर आवर की है। तो 75 से लेकर 85 किलोमीटर की पर आवर वाली जो स्पीड वाले साइक्लोन होते हैं वो सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं। ये कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है, आप याद रख सकते हो, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसके बारे में ये डेटा निकाला है। ठीक है, साइक्लोन बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ये विंड स्पीड के तौर पर एक तरीके से डिफाइन करे जाते हैं। कम विंड स्पीड के होंगे डिप्रेशन, देन डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म। विंड स्पीड बढ़ती रहेगी, साइक्लोन और खतरनाक होता रहेगा, और फिर एट द लास्ट एक निकल कर आता है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साइक्लोन बनते कैसे, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे क्या है, क्या होता क्या है यहाँ पर, आप कह सकते हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इक्वेटर जाती है, आपको मालूम होगा। बाय द वे नीचे कमेंट सेक्शन बताना इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से निकल कर जाती है वर्ल्ड मैप में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो इक्वेटर पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली पड़ती हैं। अब जब सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है तो यहाँ पर जो पानी है समुद्र का वो गर्म होगा, पानी ऊपर उठेगा, यहाँ पर ऊपर ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चलेगी तो इसमें से जो गर्म यहाँ पर इवेपोरेशन उठ रहा है, ठीक है, जो इवेपोरेशन उठ रहा है, भाप जो उठ रहा है, उसमें से लेटेंट हीट रिलीज होती है, तो फिर यहाँ पर ठंडी हवा से मिलने के बाद ये क्लाउड बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से वे बादल बनने लगते हैं, और फिर जब बादल बनेंगे नीचे एक लो प्रेशर सा एरिया बनने लगता है। जब ये लो प्रेशर सा एरिया बनता है और ये प्रोसेस जो है एक तरीके से लगातार चलता रहता है, और उसी प्रकार से यहाँ पे जब प्रोसेस चलता रहेगा तो ये साइक्लोन और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता रहेगा। इस प्रकार से हम लोग को फिर ये साइक्लोन देखने को मिलता है। मैंने छोटा सा बताया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, वो मैंने सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दिया है, ठीक है, जिससे आप लोग याद रख सको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो साइक्लोन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, वो मैंने कैटेगरीज आप लोग को यहाँ पर सारी कैटेगरीज दिखा दी हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर को हाईलाइट मैंने क्यों किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एक ऊपर हेलीकॉप्टर है, ये एक चिनूक हेलीकॉप्टर है, ये इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो कि ये जो लेक है ना, ये जो झील है, ये दाल झील है, दाल लेक श्रीनगर के अंदर है। श्रीनगर में ये जो दाल लेक है इसके ऊपर ये चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पर रिहर्सल वगैरह कर रहा है क्योंकि इसका एयर शो है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैंने दाल लेक को यहाँ पे पढ़ाना सही समझा क्योंकि दाल लेक अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में था, अप्रैल के महीने में एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो दाल लेक चर्चा में थी। क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दाल लेक क्यों चर्चा में थी, क्योंकि दाल लेक को अभी हाल ही में 5 और एक तरीके से फेमस लेक के साथ यहाँ पे क्या करा गया, इसको प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो एक वेटलैंड डिक्लेयर किया गया दाल लेक को, तो इसी वजह से चर्चा में था, तो मैंने सोचा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दाल लेक एक झील है, आपको श्रीनगर के अंदर ये देखने को मिलेगी, जो कि एक तरीके से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। प्लस उसके बाद एक अर्बन लेक है। याद रखना दाल लेक को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। दाल लेक को लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, प्लस ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। उसके बाद श्रीनगर का ज्वेल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 नाम अलग अलग हैं जो कि यहाँ पर दाल लेक को डिनोट करते हैं, तो आप ध्यान रखना। जो ये लेक है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि यहाँ पर फिशिंग वगैरह होती है, प्लस वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग वगैरह भी देखनी है, तो यहाँ देखने को मिलती है। तो प्लस यहाँ से पैसा वगैरह जनरेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ये एक आइडिया रख सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल आपको छोटा सा ये देखने को मिलेगा, जो कल्चरल मैपिंग है 75 विलेजेस की वो होने वाली है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट आया है। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसमें 5 साल लगेंगे। कुछ पैसा अनाउंस किया गया है, लगभग 89 करोड़ के आसपास का पैसा अप्रूव करा गया, जो यहाँ पर जो एक तरीके से जो IGNC है, मतलब कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ये कंप्लीट करने वाला मैपिंग 5000 विलेज में जाएंगे, मैपिंग कंप्लीट करेंगे, और उसमें 5000 विलेज में जाकर एक तरीके से एक डेटा क्रिएट किया जाएगा, पूरा का पूरा डेटा बनाया जाएगा, जहां पर जो आर्ट होती है, फोल्क आर्ट हो गई या फिर एक तरीके से हेरिटेज ऑफ विलेज हो गए, उनको मैप किया जाएगा, उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बोला गया है लगभग 14.53 लाख आर्टिस्ट जो हैं, एक तरीके से आर्टिस्ट जो होते हैं ये आर्टिजन्स होते हैं। ठीक है, इन लोगों ने रजिस्टर किया है NMCM पोर्टल पर। NMCM पोर्टल क्या है, वो है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस पोर्टल पर अभी यहाँ पर उन्होंने रजिस्टर किया। अब इसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट किया जाएगा, अलग अलग एरिया से 5000 विलेज में से डेटा निकाला जाएगा कि जो भी आर्ट वर्क है, जो भी कला है, उसको लेकर। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ये जो नेशनल मिशन है
नेशनल मिशन और कल्चरल मैपिंग, ठीक है, इसको 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका मेन फोकस यही था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्ट्स है ना उसके लिए डेटा कलेक्ट कर सकें। तो अब क्या है, इसने जो अपना काम है एक तरीके से NMCM है, इसने अपना काम हैंड ओवर कर दिया है किसको, IGNCA को, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को काम अपना हैंड ओवर करा है। ठीक है, ये यहाँ पे फोकस रखा गया। तो यहाँ पे अभी देख पाओगे आने वाले 5 साल के अंदर क्या क्या काम करने वाले हैं। 5000 विलेजेस में घूमने वाले हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया। अब हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें जो कि डिस्कस कर सकते हैं, वो है नेशनल मिशन और कल्चरल मैपिंग। इसका मेन काम क्या है? तो ये जो NMCM है, इसको बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा साल 2017 में, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है जो आर्टिस्ट हैं या आर्ट फॉर्म्स हैं उनका डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, लोकेशन वाइज यहाँ पर डेटा कलेक्ट करना। और यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने में सभी लोग, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया या एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर बॉडीज़ हो गई, वो मदद करेंगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। तो यहाँ पर जो स्पेशली डिज़ाइन डेटा होगा वो निकाला जाएगा, यहाँ पर टेक्निकल कोलेब्रेशन से यहाँ पर कैप्चर करा जाएगा, एक डेटा हमारे पास तैयार होगा आर्टिस्ट का, आर्ट्स का, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। लेकिन अभी यहाँ पर ये काम हैंड ओवर करा गया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये भी GS पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाओगे ये चर्चा में था हाल ही में भी। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट को बनाया गया था 1987 में। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों था, तो एक तरीके से इसने प्लान किया कि जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट लोग जो अपना काम करते हैं बड़ी मेहनत से, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर चीज़ों को बनाते हैं। तो एक आप कह सकते हो उनके जो वर्क, इनका जो काम है उसको हाईलाइट करना है इस कोविड-19 के टाइम पर, ताकि लोगों का जो मोरल है वो बूस्ट अप हो। तो इस वजह से यहाँ पर इसने यहाँ पे चर्चा में था, तो आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी फिलहाल इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। इस आर्टिकल में यही है कि IGNCA का मेन काम ये है आने वाले टाइम पर 5000 गाँव में जाना मार्च 2022 तक, ठीक है। मार्च 2022 तक यहाँ पर 5000 गाँव के अंदर विजिट करना, उसके बाद वहाँ से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना, जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिजन्स हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर डेटा कलेक्ट करना, ये मेन काम होने वाला है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभी क्वाड समिट हुई है। तो क्वाड समिट के रिगार्डिंग क्या क्या डिस्कशन हुआ। सबसे पहले अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया गया, अफगानिस्तान के बाद इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर मुद्दा उठाया गया। तीनों आर्टिकल अलग अलग दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर यहाँ पर मुद्दा उठाया गया। तो तीनों आर्टिकल अलग अलग है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। देखो, इस आर्टिकल से आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि ऑब्वियस सी बात है क्या डिस्कशन होने वाला था, ये हम लोग को पता ही था। हालांकि जो ट्रेड है उसको लेकर ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई है, ऐसा भी आर्टिकल के अंदर बताया गया। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो भी ये मीटिंग हुई है अभी क्वाड की, एक तरीके से क्वाड लीडर्स की समिट देखने को मिली। क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। एक जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर मतलब जापान है, फिर उसके बाद इंडिया है, देन उसके बाद US है, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है जिसको क्वाड ग्रुप बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर कौन कौन है ये आपने डिस्कस किया। इन्होंने क्या डिस्कशन किया है, इन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया कि अफगानिस्तान के अंदर कैसे हम लोग पीस को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 2 महीनों के अंदर, जैसे जैसे तालिबान ने वहाँ पर पूरी तरह से टेक ओवर किया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में बोला ये लोग एक तरीके से डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज़ को लेकर आएंगे अफगानिस्तान के अंदर। प्लस जो काउंटर टेररिज्म होता है, आतंकवाद को ख़त्म करना या आतंकवाद को टैकल करने के लिए ये चारों कंट्रीज़ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा डीपन करने वाली हैं और ज़्यादा मजबूत करने वाली हैं, ये फोकस रखा गया। और ये सारा डिस्कशन पहले भी हो चुका था। आपको मालूम होगा जो यूनाइटेड एक तरीके से यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर एक जो है रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करा था। आपको मालूम होगा, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। UNSC 2593 इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। और इंडिया ने यहाँ पर बोला ये था कि देखो यहाँ पर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जाए, अफगानिस्तान अपने यहाँ से जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करे। तो ये एक फोकस रखा गया था, तो इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। प्लस यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर मेन फोकस रखा गया है, ये आप लोग क्लियरली देख सकते हो। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर बोला जो टेररिज्म है वो अफगानिस्तान के अलावा आप कह सकते हो बहुत सारी कंट्रीज़ और ज़्यादा प्रमोट करती हुई नजर आएंगी। पाकिस्तान आएगा, ठीक है, पाकिस्तान को टारगेट किया गया, चाइना को टारगेट किया गया, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या बोला गया, अभी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की एक मीटिंग होने वाली है जो COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की ये मीटिंग होगी। नवंबर के अंदर ये मीटिंग होगी ग्लासगो के अंदर। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी मीटिंग होगी, तो उसको लेकर यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन हुआ है जो कि अभी कुछ खास नहीं है। प्लस म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री का आज के टाइम पर कब्जा है, उसको लेकर डिस्कशन हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर वैक्सीन सप्लाई को लेकर डिस्कशन हुआ कि जो चारों कंट्रीज मिलकर यहाँ पर काम करेंगी, वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, उसके
उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी एशियाई कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पर ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये मेन फोकस रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप एक आइडिया रख सकते हो। उसके बाद मैं प्रॉपरली आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना क्वाड समिट वाला, ये आने वाले टाइम पर एडिटोरियल्स में डेफिनेटली कवर करे जाएंगे। जैसे कल मंडे होगा तो कल एडिटोरियल में आ सकता है क्वाड की समिट के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ, तो वहाँ पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं हाँ एक चीज़ और बता दूं, आपके कुछ आर्टिकल पहले रह चुके थे, एडिटोरियल आपके 2-3 एडिटोरियल रह गए थे, उसको भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, तो थोड़ा सा बने रहना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, सब वर्थ है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो यार वीडियो देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा फोकस करूँगा न्यूज़पेपर के ऊपर, और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस एडिटोरियल को भी मैं डिटेल में ही डिस्कस करा करूँगा। तो यहाँ पर मेन फोकस, चाहे वो घंटे भर की वीडियो हो जाए तो वो आप लोग देख लिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर कंटेंट जो है वो एकदम क्वालिटी कंटेंट, प्लस यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को आपके सिलेबस से रिलेट करके दे सकूँ। सिलेबस मेरे पास रखा हुआ है, जब भी मैं पढ़ूंगा, जब भी मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो उसको सिलेबस से रिलेट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल है, अगेन यहाँ पर जो एक तरीके से जो क्वाड की समिट हुई उसके बीच में डिस्कशन हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग भी करी है, इंडिया यूएस ने बातचीत करी है। और इंडिया यूएस का जो बायलैटरल डिस्कशन हुआ था, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्लस यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने आपस में बातचीत करी थी। उसके बाद इन्होंने मिलकर बातचीत करने के बाद एक स्टेटमेंट रिलीज़ करा, कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपना जो कॉपरेशन है उसको इंक्रीज़ करेंगे, प्लस क्लाइमेट चेंज के अंदर इनका कॉपरेशन इंक्रीज़ करेंगे, और बड़ा भी है पहले से भी अगर हम बात करें। प्लस अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, देखो वापस से वही सारे मुद्दे उठाए गए हैं, जो कि एक तरीके से आज के टाइम पर नॉर्मल सी बात हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने और भी स्टेटमेंट बोले कि देखो यहाँ पर जो 2 कंट्रीज़ है वो काम करने वाली हैं, जैसे आसियान ग्रुप हो गया, क्वाड मेंबर्स हो गए, ये सब मिलकर क्या करेंगे, ये सब इंडो पैसिफिक वाले रीजन को फ्री और ओपन एरिया बनाएंगे, वहाँ पर एकदम शांति मेंटेन रहे, वहाँ पर कोई भी विवाद क्रिएट ना हो। तो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है, इंडो पैसिफिक वाला रीजन मतलब इंडियन ओशन और जो पैसिफिक एशियन है, इन दोनों के अंदर शांति बनाने का रखने के लिए यहाँ पर फोकस रखा गया। अगर हम बात करें व्यापार की, तो दोनों कंट्रीज़ व्यापार के ऊपर बात नहीं कर पाए हैं, ये भी एक स्टेटमेंट दिया गया। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रिंगला साहब, इनके द्वारा तो ये भी बोला गया, देखो यार मीटिंग के अंदर 90 मिनट है, क्या क्या डिस्कशन करें, हर एक छोटा छोटा इशू आप डिस्कस नहीं कर सकते हो 90 मिनट के अंदर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ट्रेड के ऊपर बातचीत नहीं हो पाई है, तो ये भी बताया गया। साथ ही साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, एक तरीके से उन्होंने ये भी बोला कि जो बाइडन ने एक तरीके से कंफर्म कर दिया है, जो यूएस का एक तरीके से यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक इनिशिएटिव था, आपको मालूम होगा बहुत चर्चा में था। इंडिया साउथ अफ्रीका का एक इनिशिएटिव क्या था, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे लॉन्च किया था, कि जो एक तरीके से ट्रिप्स है, जैसे कि यहाँ पर कोई वैक्सीन है, अमेरिका ने कोई वैक्सीन बनाई, उसके ऊपर पेटेंट राइट्स यहाँ पर जारी कर रखे हैं कि उस वैक्सीन को कोई दूसरा नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसके अंदर छूट मांगी थी इंडिया साउथ अफ्रीका ने, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी अप्रूव करा है कि यहाँ पर इसके ऊपर भी छूट दी जाएगी। प्लस उसके बाद टेररिज्म की बात करी गई, तो यहाँ पर 26/11 मुंबई अटैक आपको देखने को मिला था, जिसके ऊपर आपका आज का थंबनेल देखने को मिलेगा। जो 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा आपको टेरर अटैक देखने को मिला था भारत के अंदर। वो तो बोला गया कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को भी यहाँ पर इस अटैक के बारे में भी चर्चा हुई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, तो यहाँ पर इसी समिट के अंदर और भी डिस्कशन हुआ। तो क्वाड लीडर्स ने यहाँ पर डिस्कशन किया टेक प्लान को लेकर। प्लस इंडिया की बात अगर हम करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, इंडिया ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम पर्सपेक्टिव हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया ने यहाँ पर बोला है कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो हमने चाइना को दूर रखा। हमारा जो एक तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत सारी जो टेलीकॉम है, चाइना जो है एक तरीके से कंसर्न में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो 5G वगैरह की जो टेक्नोलॉजी है, ये पहले तो हम लोग चाइना से लेने वाले थे, जो चाइना के टेलीकॉम सेक्टर्स है वो हमें प्रोवाइड करवाने वाले थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर चाइना को हमने अपने 5G ट्रायल के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया, चाइना को हमने इसको दूर रखा। तो एक तरीके से क्यों दूर रखा, आपको मालूम होगा कि लगभग 1 साल तक स्टैंड ऑफ चला, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले, उसकी वजह से हमने चाइना को दूर रखा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरीके टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर चाइना को दूर रखा इंडिया ने। वो इंडिया का ये स्टेटमेंट है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर एक तरीके से पहली बार फोकस ये किया है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाइना का एक तरीके से जो भी ये आप कह सकते हो सुप्रीमेसी इन चीज़ के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको ख़त्म की जा सके, तो एक फोकस यहाँ पे भी ये भी रखा है। तो इंडिया का बिल्कुल एक शार्प मूव
मूव है कि चाइनीज़ फर्म से अलग रहना है, चाइनीज़ फर्म से दूर रहना है, और उस चीज़ को इंडिया ने यहाँ पर एक तरीके से प्रमोट भी किया है। उसके बाद चारों कंट्रीज़ ने मिलकर बोला है ये लोग डाइवर्स, रेजिलेंट और सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम को प्रमोट करेंगे। मतलब चारों कंट्रीज़ मिलकर जो 5G ट्रायल्स हो गया या फिर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, इसको प्रमोट करने में यहाँ पर मदद करेंगे, और ये एक फोकस रखा गया है। और आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी है इसका बहुत सारी कंट्रीज़ अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। मैलिशियस एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंडिया ने ये भी मुद्दा उठाया कि देखो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है इंपॉर्टेंट। तो पेज नंबर 9 पर देखेंगे तो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। पेज नंबर 10 पर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो म्यांमार के अंदर ये मॉन्क हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं। ऑब्वियस ही बात है म्यांमार के अंदर अगर आप बात करोगे तो एक पॉपुलर जो रिलीजन है वो एक तरीके से मॉन्क्स, बुद्धिस्ट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो मॉन्क्स है प्रो डेमोक्रेसी सोचते हैं, मतलब डेमोक्रेसी इनको चाहिए। अब यहाँ पर ये लोग एक तरीके से मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट जनता मतलब यहाँ की मिलिट्री है, म्यांमार की मिलिट्री है। अब हुआ क्या है, तो म्यांमार में आपको मालूम होगा 1 फरवरी की तारीख थी। 1 फरवरी में म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है उसने तख्ता पलट कर दिया, मतलब पूरे म्यांमार के ऊपर कब्जा कर लिया। वहां पर जो पहले वाली सरकार हुआ करती थी उस सरकार को हटा दिया। अब यहाँ पर पूरी तरह से मिलिट्री का कब्जा हो चुका है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और तब से अब तक 1 फरवरी से अब तक बहुत ज़्यादा विवाद क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर 1100 लोगों की लगभग जान जा चुकी है, 8400 लोगों को वहां की मिलिट्री ने अरेस्ट कर लिया है। ये जो 1100 लोग हैं, आप कह सकते हो एक कंट्री जहां पर खुद की मिलिट्री खुद के लोगों को ही मार रही है, तो वहां पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी। तो म्यांमार के अंदर ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, मैं आपको पिक्चर के थ्रू और भी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। एक पिक्चर मैंने टेलीग्राम पर शेयर करी है, वो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर एक तो नवंबर 13 तारीख थी, यहाँ पर उससे पहले आप देख पा रहे होंगे ये ऑन्ग सैन सू की हैं, यानी कि म्यांमार के अंदर जो पहले सरकार हुआ करती थी उस सरकार की ये लीडर हैं। और इधर यहाँ पे म्यांमार मिलिट्री के लीडर हैं जिनका आज के टाइम पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। तो ऑन्ग सैन सू की अगर हम बात करें तो इनको 7 साल एक बाद यहाँ पे एक तरीके से फ्री किया गया था। पहले 7 साल तक इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। तो 13 नवंबर की बात है, इनको फ्री किया गया। फिर ये 13 नवंबर 2010 में इनको फ्री किया गया था। फिर 2011 की अगर हम बात करें, 2011 में यहाँ पर म्यांमार के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज आना यहाँ पर एक तरीके से शुरू हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी थी एनएलडी मतलब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो एनएलडी पार्टी यहाँ पर जीत चुकी थी म्यांमार के अंदर, मतलब पॉलिटिकल पार्टी आ चुकी थी, डेमोक्रेसी आ चुकी थी। साल 2015 के अंदर भी आप लोग देख पाओगे। तो उस लीडर यहाँ पे जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी की लीडर ऑन्ग सान सू की थी। ओके, ये आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद साल 2020 आता है, साल 2020 में फिर इलेक्शन होते हैं, और फिर इलेक्शन में यहाँ पर दोबारा से ये एनएलडी पार्टी जीत जाती है। लेकिन साल 2021 आता है, साल 2021 में 26 जनवरी को मिलिट्री ये बोलती है कि जो यहाँ पर एनएलडी पार्टी ने हाल ही में इलेक्शन जीते वो बिल्कुल गलत तरीके से जीते हैं, ये स्टेटमेंट रहा। फिर यहाँ पर ये विवाद चलता ही रहा था कि 1 तारीख आती है, 1 फरवरी 2021 में सुबह सुबह मिलिट्री क्या करती है, ऑन्ग सैन सू की को डिटेन कर लेती है, कस्टडी में ले लेती है। और उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर डिक्लेयर कर देती है पूरी की पूरी स्टेट ऑफ इमरजेंसी। लगभग सुबह 10:30 बजे की बात है। यहाँ पर पूरे आप कह सकते हो म्यांमार के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और आप कह सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा जो म्यांमार है वो मिलिट्री एक तरीके से कंट्रोल कर लेती है। मिलिट्री के लीडर का नाम है मिन ऑन्ग लैंग। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रख सकते हो और आगे भी काम आने वाली हैं। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है। तो अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आपको सभी को मालूम है। तो तालिबान ने अपनी सरकार बना ली है, वो भी आप सभी को मालूम है। कैबिनेट आ चुका है, सभी को मालूम है। कैबिनेट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स आ चुके हैं, मिनिस्टर्स बढ़ रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है। तालिबान ने क्या किया है, लगभग 4 किडनैपर्स को हैंग कर दिया, इनकी जो बॉडीज़ हैं उनको लटका दिया क्रेन से। क्रेन आप समझते हो ना, उससे यहाँ पे 4 बॉडीज़ को लटका दिया ताकि लोग देखें, कहाँ पर, हेरत प्रोविंस के अंदर। और यहाँ पर तालिबान ने क्या बोला कि देखो ये एक तरीके से लेसन है कि किडनैपिंग टॉलरेट नहीं करी जाएगी कंट्री के अंदर। अगर किडनैपिंग होगी तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगी। और इसी के रिगार्डिंग 4 लोगों को लटकाया गया, उनकी बॉडीज़ को लटकाया गया क्रेन के माध्यम से। ये आप लोग देख सकते हो कि इस प्रकार से एक्सट्रीम तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ओके, तो संडे है, संडे में साइंस एंड टेक का पेपर आता है, लेकिन कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा, तो आप लोग प्रॉपरली इसको स्किप कर सकते हो, डोंट वरी। यहाँ पे आते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर। तो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस में अगर हम बात करें
तो चारों ही आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली पाँचों आर्टिकल के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ क्या है एग्जैक्टली, आप सबको मालूम होना भी चाहिए। तो हमने काफ़ी बार डिस्कशन भी किया है पिछले हफ्ते में, ये 5 आर्टिकल बहुत चर्चा में रहे, तो एक तरीके से ये 5 आर्टिकल का आपका रिवीजन होने वाला है। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है ऑकस ग्रुप के बारे में। मैं आपको टू द पॉइंट थोड़े शब्दों में पूरा आर्टिकल समझाऊंगा, ठीक है, थोड़े थोड़े शब्दों में समझाऊंगा, तो आप ध्यान रखना। ऑकस ग्रुप का हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ, आपको मालूम होगा यूएस ने अनाउंस किया कि 3 कंट्रीज़ का एक और ग्रुप बनेगा और इसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया, यूके और एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन 3 कंट्रीज़ का ये ग्रुप बनाया गया ऑकस। अब यहाँ पर ऑकस को बोला गया है ये इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। जैसे क्वाड का काम होता है उसी प्रकार से ऑकस भी अपना काम करता हुआ नजर आएगा, ये इस आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ये ऑकस ग्रुप बन गया। इस ऑकस ग्रुप के अंदर एक फोकस इंडो पैसिफिक के साथ साथ दूसरा फोकस ये रखा गया कि यहाँ पर क्या होगा, ये ऑस्ट्रेलिया को क्या करेंगे, यूके और यूएस, ठीक है ध्यान से सुनना, यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया को मिलकर न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवाएंगे। न्यूक्लियर पावर सबमरीन मतलब ऐसी सबमरीन या ऐसी पनडुब्बी जो कि पानी के अंदर लंबे समय तक रुक सके, पानी के अंदर रह सके लंबे समय तक, वो काफ़ी पावरफुल सबमरीन होती है। आज के टाइम पर कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस और इंडिया। इंडिया के पास एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, वो उसका नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप लोगों को। ओके, तो ये ऑकस के बारे में ये सारी बातें हुई। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को ये सारा प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या ऑकस इंडो पैसिफिक वाले रीजन के बैलेंस को ख़राब कर रहा है? बिल्कुल। आप लोग को मालूम होगा हमने कल भी एक एडिटोरियल डिस्कस किया था और परसों भी एक एडिटोरियल डिस्कस किया था ऑकस ग्रुपिंग के बारे में। बोला ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऑकस ग्रुपिंग से क्या होगा, क्वाड के ऊपर ध्यान कम जाएगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक तरीके से सेम आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब दोनों जो ग्रुपिंग है उनका जो मेन फोकस है वो इंडो पैसिफिक वाला रीजन ही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यूएस ने कहीं ना कहीं ऑकस को ज़्यादा सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर यूएस न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवा रहा है। अभी तक क्वाड ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंडिया को यहाँ पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं प्रोवाइड करवाई गई है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर क्या बोला गया, इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपने ग्रुप को ही प्रमोट करेगा, क्योंकि एक ग्रुप है इनका 5 आइज अलायंस करके, जहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ 5 अलायंस के अंदर, ठीक है। जो ये 5 अलायंस बोला गया है इसके अंदर 5 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस तो है ही, इसके साथ 2 कंट्रीज़ और हैं, और ये ग्रुप बहुत पुराना है ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि यूएस जो है अपने ग्रुप को ही प्रमोट कर रहा है आज के टाइम पर, और यूएस ने कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म दिखा दिया है टूवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसर्न वाली बात यह है कि आने वाले टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा इन द न्यूक्लियर पावर सबमरीन एज कम्पेयर टू द इंडिया। तो इंडिया से यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, ये एक कंसर्न वाली बात देखने को मिल रही है। तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर थोड़ा सा डिसबैलेंस इस चीज़ को लेकर देखने को मिलेगा इस नए ग्रुपिंग को आने की वजह से। तो ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया, जो कि मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, हाल ही में आपको मालूम होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। बाय द वे एक क्वेश्चन आप लोगों से एक और बनता है, जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ, और इस डिस्कशन के अंदर क्या करा गया, देखो बहुत सारे स्टेट्स के थ्रू, यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत सारे लोगों के थ्रू क्या बोला जा रहा था, बहुत सारे लोगों के थ्रू ये बोला जा रहा था कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल और डीजल, उसको जीएसटी के अंदर लाया जाए। लेकिन सरकार इस डिमांड को लेकर पूरी नहीं करी है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया। क्वेश्चन ये है यहाँ पर डिमांड ये क्यों उठ रही थी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाने के लिए? अब यहाँ पर डिमांड क्यों उठ रही थी, प्लस यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस डिमांड को पूरा क्यों नहीं किया। यहाँ पर आप कह सकते हो ये जीएसटी को इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर जो पेट्रोल है उसको जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाया गया। यहाँ पर एक मैं आपको सारे रीजंस बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये सब डिमांड हो रही थी, लोग डिमांड कर रहे थे कि जो पेट्रोल और डीजल है उसको जीएसटी के अंदर क्यों लाया जाए, क्योंकि एक तरीके से डिमांड इसलिए करी गई कि पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी के अंदर लेकर आ जाएंगे तो इससे इनके दाम थोड़े से कम हो जाएंगे, जो रेट है ये कम हो जाएगा। अब रेट कम हो जाएगा, आप कहोगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि 100 रुपये पर लीटर से भी ज़्यादा बहुत सारे शहरों के अंदर
ये एक तरीके से प्राइसेस हैं ऑयल के वो इंक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि इसको कम करने के लिए ये डिमांड बहुत ज़्यादा उठाई गई है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया। इसको मना क्यों कर दिया, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पर अगर जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को लाया जाता तो इससे जो टैक्स है वो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर कम हो जाता। अब यहाँ पर टैक्स कम हो जाता तो सरकार के पास टैक्स नहीं आता, सरकार का रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता। इस वजह से जीएसटी को इस वजह से जो पेट्रोल और एक तरीके से डीजल है उसको जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया। आपको मैं क्लियरली समझाता हूँ। देखो अभी क्या है, जीएसटी का जो हाईएस्ट स्लैब है, बिल्कुल हाईएस्ट स्लैब, अलग अलग स्लैब है बाय द वे, कौन कौन से हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन आज हो गए। जो हाईएस्ट स्लैब है वो 28% का है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो फ्यूल है उसका जो प्राइस एक तरीके से जो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल है इसके अंदर जो टैक्स लग रहा है वो 100% का लग रहा है। 100% से भी ज़्यादा आज के टाइम पर टैक्स लग रहा है। तो आप कहोगे कि अगर जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को ले आते हैं तो ये 100% की जगह 28% का टैक्स लगेगा। तो सरकार अब 28% का टैक्स लेगी, पहले 100% से ज़्यादा टैक्स ले रही थी। तो ऑब्वियस ही बात है जैसे ही पेट्रोल और जीएसटी के अंदर आएगा तो इससे क्या होगा, टैक्स 28% हो जाएगा और सरकार की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। सरकार जो है यहाँ पर टैक्स कम कलेक्ट कर पाएगी। तो इस वजह से पेट्रोल और डीजल को इसके अंदर नहीं लाया गया। ये एक छोटा सा फोकस रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर एक आर्टिकल में चर्चा हो रही है कि देखो कोविशील्ड और यूके को लेकर काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। मुद्दा क्या था मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया ने यहाँ पर अभी यूके से हाल ही में ये बोला कि देखो यूके जो है थोड़े बहुत अपनी पॉलिसी को चेंज कर ले, अदरवाइज़ इंडिया जो है इनकी पॉलिसी के ऑपोजिट में कुछ रिस्पॉन्स कर सकता है। वो कैसे, तो हुआ क्या था, यूके के अंदर इन्होंने एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी के अंदर ये बोला गया कि जो भी इंडिया से लोग जाएंगे यूके के अंदर, अगर उन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ले भी रखी है तो भी उनको 10 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रहना होगा, ऐसा यूके ने बोला। और सबसे बड़ी बात, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया। क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ को उन्होंने प्रॉपरली बुला लिया बिना किसी क्वारंटीन पीरियड के लिए, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो बिना क्वारंटीन के अंदर जा सकते हैं यूके के। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इंडिया ने इसी मुद्दे को उठाया। इंडिया ने बोला ऐसा क्यों, इंडियन लोग जो भी कोविशील्ड वैक्सीन ले रखे हैं उनको भी आप 10 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रख रहे हो, ऐसा क्यों। हालांकि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर किया है। इंडिया ने, यहाँ पे आपको मालूम होगा, इंडिया के अंदर 3 पॉपुलर वैक्सीन आपको देखने को मिलेंगी। एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है और एक स्पुतनिक 5 है, जो कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने इस चीज़ का कंसर्न उठाया था। लेकिन अभी आज के टाइम पर चर्चा ये हो रही है कि इंडिया और यूके मिलकर इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, क्योंकि इससे नहीं तो इंडिया और यूके के जो टाइज़ हैं उसके ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि आप दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को बिना क्वारंटीन पीरियड से बुला रहे हो, प्लस इंडिया के लोगों को जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ले भी रखी है उनके लिए आप 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड रख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इनके टाइज वगैरह के ऊपर इंपैक्ट भी पड़ सकता है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया। देन एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वापस से एग्री कर चुका है कि अब हम लोग वैक्सीन को एक्सपोर्ट करेंगे। अब मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। ये आर्टिकल आपको मालूम होगा, हाल ही में हमने डिस्कस किया था। इंडिया ने बोला जो कोवैक्स एक तरीके से वैक्सीन है इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, एक टाइम पर जब भारत के अंदर इतने केसेस नहीं थे तो हम लोग बहुत तेज़ी से इन वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे टू द अदर कंट्रीज़। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि हमारे कंट्री के अंदर खुद केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, सेकेंड वेव देखने को मिला, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमने दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने बोला पहले हम लोग अपने कंट्री के ऊपर फोकस रखेंगे, अपने कंट्री के ऊपर वैक्सीन्स को प्रोवाइड करवाएंगे, देन वी विल फोकस ऑन द अदर कंट्रीज़। ये हमारा फोकस था। लेकिन फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि क्या हुआ, केसेस धीरे धीरे कम होने लगे। अब केसेस कम हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं। तो इस बेसिस पर इंडिया एग्री कर चुका है कि हम लोग वापस से अब यहाँ पर ये जो वैक्सीन है उसको दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये छोटा सा मुद्दा है, पढ़ोगे निचोड़ इस आर्टिकल का वही निकलेगा। तो मैंने जो रिजल्ट है इस आर्टिकल का वो टू द पॉइंट आपको बता दिया है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। फिलहाल आगे अब कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है डिस्कस करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे अपने जो हमारे पिछले दिन का एडिटोरियल रह गया था उसको भी डिस्कस करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने को मिलेगी आपको, सेंसस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सेंसस या जनगणना होती क्या है, अब की बार की जो साल 2021 की जनगणना है वो क्यों डिफरेंट है पिछली वाली जनगणनाओं से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो आपको मालूम होगा 22 तारीख में हमने कुछ एडिटोरियल छोड़े थे। एक आर्टिकल ये हमने कवर कर लिया था, ऑकस के बारे में था, इसको हमने कवर कर लिया था। आर्टिकल हमारा जो रह गया था वो ये था सेंसस के बारे में। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। उसके बाद एक आर्टिकल ये था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो पहले हम लोग सेंसस के बारे में समझेंगे। तो एग्जैक्टली क्या है, तो आप लोग स्क्रीन पर नीचे देख पा रहे होंगे, बहुत सारी नोट्स मैं आपको इस आर्टिकल के रिगार्डिंग प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो सेंसस 2021 आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है। सॉरी। तो सबसे पहले क्वेश्चन, सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है। तो 1949 के बाद अगर हम बात करें, सेंसस को कंडक्ट किया गया है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। और ये रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। जितने भी जो सेंसस हैं 1951 से आप कह सकते हो ये कंडक्ट हो रहे हैं, ये सब 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में आते हैं। मतलब 1948 में एक एक्ट लाया गया था, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद जितने भी सेंसस आए वो सब इस एक्ट के अंडर में आए हैं। जो लास्ट सेंसस था वो 2011 के अंदर देखने को मिला था, आपको मालूम होगा। और सेंसस के बीच में 10-10 साल का गैप होता है। अब लास्ट सेंसस 2011 का अंदर था, लेकिन अब यहाँ पे जो लेटेस्ट सेंसस आएगा वो 2021 वाला आएगा। ठीक है, हालांकि टाइम लगेगा काफ़ी, 2025 तक ये सेंसस तैयार हो पाएगा। नाउ यहाँ पे जो ये लास्ट वाला था और वो एक लेटेस्ट भी है, लास्ट भी और लेटेस्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो सेंसस 2011 ये 15वां नेशनल सेंसस है हमारे कंट्री का। 1872 से 1872 से अगर हम कंपेयर करें तो ये 15वां नेशनल सेंसस है। और अगर हम बात करें आज़ादी के बाद से तो ये 7वां ये जनगणना है। ठीक है, जो ये सेंसस है ये 2 फेजेस के अंदर कंडक्ट किया जाता है। देखो सेंसस के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना कि पॉपुलेशन कितनी है, ये कौन से बेसिस पर है, ताकि हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें, उनके रिगार्डिंग जो एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर बदलाव किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसी वजह से सेंसस करवाया जाता है। नाउ ये जो सेंसस है ये 2 फेजेस के अंदर कंडक्ट किया जाता था। पहले यहाँ पर आप कह सकते हो दो फेसेस कौन कौन से हुआ करते थे, एक होता था हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेंसस पुराने ज़माने में भी काफ़ी हद तक देखने को मिला। सेंसस कोई ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के टाइम का कॉन्सेप्ट है। होता क्या था, जो अर्लीस्ट लिटरेचर है ऋग्वेदा के टाइम का, ऋग्वेदा ने खुद रिवील कर रखा है कि कुछ उस समय पर कुछ उस प्रकार की चीज़ें थी जो कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए बनाई जाती थी। पॉपुलेशन को उस समय भी काउंट किया जाता था। ठीक है, तो मतलब सेंसस एंशिएंट और मिडिवल टाइम का है। और यहाँ पर आप कह सकते हो जो अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखी है 3rd सेंचुरी BC में। इन्होंने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें मेंशन करी हैं कि किस प्रकार से पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जा सकता है। एक तरीके से पॉपुलेशन का जो डेटा है उसके कलेक्शन के ऊपर इन्होंने तब बात करी थी उस ज़माने में। मतलब पुराने ज़माने में सेंसस का कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा बहुत प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, सेंसस के अंदर एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है कि किस प्रकार से मेथड्स होते हैं बहुत सारे पॉपुलेशन को कंडक्ट करने का, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें मुगल किंग अकबर के टाइम पे भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली। उस समय एक रिपोर्ट है N.A. अकबरी, उसके अंदर भी बहुत सारा डेटा है जो कि पॉपुलेशन को लेकर है, इंडस्ट्री को लेकर है, वेल्थ को लेकर है। तो इससे प्रकट ये होता है कि यहाँ पर जो ये सेंसस है वो एंशिएंट और मिडिवल के टाइम पर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं इसका प्रेजेंस देखने को मिला है। लेकिन अब बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स की। लगभग यहाँ पर सबसे पहला जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट किया गया था 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा। अब ये जो हेनरी वॉल्टर है इन्होंने यहाँ पे कंडक्ट करा था ढाका के अंदर। ढाका आज के टाइम पर आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा, उस समय इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो उस समय पहला सेंसस यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था। इस सेंसस के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके सेक्स के साथ, मतलब मेल फीमेल कितने हैं, प्लस एज ग्रुप कितने कितने एज ग्रुप से कितने कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है, तो इन सब को यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया गया था। उसके बाद जो सेकंड सेंसस है वो कंडक्ट किया गया 1836 से लेकर 1837 के बीच में। ये किसने कंडक्ट किया, ये किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज ने। ठीक है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें मैंशनड है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है सेंसस ऑफ इंडिया, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सेंसस 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है नॉन सिंक्रोनस सेंसस और दूसरा होता है सिंक्रोनस। बात करते हैं नॉन सिंक्रोनस की, तो यहाँ पर एक तरीके से सिस्टमेटिक और मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस होता है, लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता है। आपको ध्यान रखना है 1865 से लेकर 1872 तक, मतलब 1865 से लेकर 1872 तक ये नॉन सिंक्रोनस सेंसस देखने को मिला, अलग अलग पार्ट्स के अंदर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस आया एग्जैक्टली वो आया था अंडर
अंडर ब्रिटिश वॉइस रॉय लॉर्ड मायो करके यहाँ पर नाम है, इनके अंडर में आया था, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंक्रोनस सेंसस की। तो सिंक्रोनस सेंसस जो पूरे लेवल पर, एक तरीके से पूरे कंट्री के लेवल पर यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाए, तो जो सिंक्रोनस सेंसस इंडिया के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो पूरे कंट्री पर एक सेंसस हुआ था, सबसे पहला वो जो सेंसस हुआ था 1881 में। ये बहुत मेन पॉइंट है। जो सिंक्रोनस सेंसस है वो ध्यान रखना, सेंसस अलग अलग है, नॉन सिंक्रोनस, सिंक्रोनस। जो पहला सिंक्रोनस सेंसस था पूरे इंडिया पर कंडक्ट किया गया था, वो 1881 में किया गया था बाय WC प्लॉडन। ठीक है, ये सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया भी थे। इस सेंसस के अंदर पूरा फोकस रखा गया कि जो डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। उस समय ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, यानी नाम इंडिया का ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश पूरे इंडिया के ऊपर यहाँ पे सेंसस हुआ, लेकिन कश्मीर वाले रीजन को छोड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सेंसस लगातार उसके बाद से हर 10 साल में कंडक्ट होता रहा, और अब की बार जो साल 2021 का सेंसस है, इसके अंदर क्या बदलाव होने वाला है? इसके अंदर बदलाव ये होगा, सबसे पहली बार सेंसस डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू यहाँ पर सेंसस कलेक्ट किया जाएगा। जो सेंसस 2021 वाला होगा, नया वाला, इसको 18 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, जो कि हमारे अब कह सकते हो कि जो 22 लैंग्वेज हमारे शेड्यूल के अंदर अंडर द 8th शेड्यूल। ठीक है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि जो 18 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस की, उन 22 लैंग्वेजेस में से जो 18 लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये सेंसस कंडक्ट करवाने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बोला कि इस सेंसस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, यानी कि जैसे कि पहले यहाँ पर थर्ड जेंडर नहीं हुआ करता था, जैसे कि ट्रांसजेंडर जिसको बोला गया है थर्ड जेंडर, तो अब की बार यहाँ पर थर्ड जेंडर को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, अदर कैटेगरीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। और ट्रांसजेंडर की जो कम्युनिटी है वो साल 2021 के अंदर लगभग 5 लाख के आसपास थी, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। लेकिन अब की बार इसके अंदर ऑप्शन एक दिया है थर्ड जेंडर का, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इनका ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके बाद फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें पिछले 140 साल के हिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर अब की बार क्या होगा, अभी तक पिछले 140 साल में ऐसा नहीं हुआ कि सेंसस डिजिटली कलेक्ट किया जाए। अब की बार यहाँ पर ये डिजिटली कलेक्ट करा जाने वाला है। जो सेंसस डेटा है ये अवेलेबल होगा साल 2024-25 तक, यानी 2021 से कंडक्शन शुरू होगा, देन उसके बाद 2024-25 तक यहाँ पर ये कंप्लीट हो पाएगा। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें, सेंसस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। एग्जाम्पल आप 2011 वाले सेंसस का देख सकते हो, जो साल 2011 में सेंसस कंडक्ट हुआ था, आज तक इसका डेटा रिलीज होता है। आपको मालूम होगा हाल ही में जो माइग्रेशन वाला डेटा है वो रिलीज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सेंसस का डेटा हमेशा कलेक्ट होता रहता है, ऐसा बोला गया। अब डेटा कलेक्शन के अंदर इशू क्या क्या है, दिक्कतें क्या क्या हैं, ये बोला गया। तो साल 2021 के अंदर दिक्कत ये आएगी कि जैसे कि बहुत सारी जो एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने डिक्लेयर किया था अभी साल 2018 के अंदर, अदर बैकवर्ड क्लास की जो कैटेगरीज हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा सेंसस 2021 के अंदर। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे आप कह सकते हो जो कैटेगरीज वाला सेंसस होता है, कास्ट सेंसस जो है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कास्ट सेंसस यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही से प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है। एक पर्सन मान लो एक कास्ट का, लेकिन अलग अलग नाम से मेंशन करता है। जैसे कि अगर हम बात करें यादव की, यादव कास्ट जो है वो लिखते हैं, कोई कोई लिखता है यादू, देन उसके बाद यदुवंशी भी लिखते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी स्टैंडर्डाइज पैटर्न देखने को मिलेगा नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं एक तरीके से अपने गोल्स में भी कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पर वो देखने को मिलेगा, उनको अपने गोत्र भी नहीं मालूम होता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा है। तो कास्ट को बेसिस पर एक सेंसस कंडक्ट करवाया गया था साल 2021 के अंदर, डेटा कलेक्ट किया गया था किसके तौर पर, कास्ट के बेसिस पर, जिसको सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोला गया था। लेकिन हुआ क्या, वो डेटा को रिलीज ही नहीं किया गया, क्योंकि प्रॉपर डेटा कलेक्शन हुआ ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यह है कि साल 2011 के अंदर जब चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाई, तो अब की बार क्या चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी, तो एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिला। उसके बाद जो लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस था ये कब कंडक्ट किया गया था, जो लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस था ये कंडक्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1931 के अंदर, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ओके, तो ये है कुछ चीज़ें सेंसस के बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अभी फिलहाल कास्ट को लेकर ही चर्चा हो रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो सेंसस डेटा है इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अपनी रेलिवेंसी को खोता हुआ नजर आ रहा है। रेलिवेंसी को क्यों खोता हुआ नजर आ रहा है, ऑथर ने ये बोला कि भाई डेटा नहीं आ पा रहा है सही से, आप डेटा लाने में इतना टाइम लगा दे रहे हो कि पूछो मत। मतलब डेटा का एक तरीके से सेंसस ने अपना सिग्निफिकेंस खो दिया है, डेटा कलेक्शन आप प्रॉपरली नहीं ला पा रहे हो। और अगर हम बात करें साल 2011 में सेंसस कंडक्ट हुआ था, आज तक उसका डेटा आ रहा है, तो उस सेंसस का
मतलब क्या हुआ, ये ऑथर के द्वारा कुछ कंसर्न्स दिखाए गए थे। ओके, नाउ उसके बाद एक एडिटोरियल ये था जो कि हमने स्किप किया था, आज का लास्ट आर्टिकल है ये हमारा। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर इंडिया का अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी दो टाइप के एक्सपोर्ट आते हैं, एक होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर और एक होता है सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर प्राइमरी में तो हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन सेकेंडरी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकेंडरी के अंदर हमें थोड़ा बहुत स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर एक ग्लोबल लीडर बन सके, लेकिन ज़रूरत क्या है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो भारत सरकार की अगर हम बात करें तो इन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लगातार ग्रो किया है और एक टारगेट रखा है $60 बिलियन का साल 2022 तक कि हम लोग अपने एग्रीकल्चर को ग्रो करेंगे। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर यह भी दिखाया कि जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है, इसका भारत के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 11% इसी कैटेगरी में होता है। देखो, एक होता है प्राइमरी प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर। प्राइमरी प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर मतलब यह है कि मान लो आपका वीट हो गया, गेहूं है, ठीक है, धान है, उसका गेहूं को क्या करोगे आप, गेहूं डायरेक्टली खाओगे? बिल्कुल नहीं, गेहूं को पिसवाओगे, आटा बनाओगे, उसके बाद खाओगे रोटी बना के। ऐसा होता है प्राइमरी प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडिया का जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो यहाँ पर प्राइमरी एग्रीकल्चर से है अच्छा, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंडरी एग्रीकल्चर की, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर बोलते हैं। वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर का मतलब यह है, मान लो यहाँ पर वीट है, आटा मतलब गेहूं है, गेहूं से आटा बनाया, आटे से फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें इसके अंदर ऐड करके ब्रेड बना दिया, ठीक है। तो अब ब्रेड का एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंडिया ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रांग नहीं देखने को मिलेगा। तो मतलब जो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है या सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, उसके अंदर इंडिया ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये आप लोग देख पाओगे। हालांकि अगर हम बात करें तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर हम बात करें, देखो कहीं ना कहीं जो बासमती राइस है ये टॉप एक्सपोर्टर आपको देखने को मिलेगा। होता है क्या है, जो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है इसकी मांग ज़्यादा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर हम बासमती राइस की बात करें तो टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटी है ये। बासमती राइस में क्या होता है, सिंपल राइस में कुछ और एक्स्ट्रा एडिटिव्स होते हैं जो इसको यहाँ पे बासमती राइस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो अगर हम बात करें नॉन बासमती राइस की तो इतना एक्सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, बासमती राइस का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से आप एग्जांपल ले सकते हो कि भारत अगर यहाँ पर अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करता है तो हमारी जो एग्रीकल्चर की इनकम है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ सकती है। सिमिलरली यहाँ पे बफेलो मीट को टारगेट किया गया, ठीक है, जो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो बफेलो भैंस का मीट यहाँ पे बोला गया है। तो जो बफेलो मीट है एक तरीके से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इंटरनेशनल मार्केट में, भारत में डिमांड कम रहती है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन बाहर के मार्केटों में बहुत ज़्यादा रहती है। स्पेशली वियतनाम, हांगकांग, इंडोनेशिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है एक फ्रेश बफेलो मीट की, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया जो है, इसके अंदर इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो आपको ट्रेमेंडस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। साल 2020-21 की बात करें, जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री मतलब यहाँ पे जो गोट मीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे चिकन वगैरह का जो मीट हो गया, या कैश्यू हो गया, या फिर ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, जो भी यहाँ पर कैश्यू, ग्राउंड नट, ये कोकोआ प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब का जो एक तरीके से एक्सपोर्ट है कम हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सपोर्ट कम हुआ है क्योंकि हमने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है ना, जिसको प्रोसेसिंग की गई है, कुछ उसके अंदर एडिटिव्स किया गया है, वैल्यू ऐड किया गया है, वो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके अंदर पीछे हम लोग देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस्ड फूड है ना, उसके डोमेस्टिक प्राइसेस खुद ज़्यादा हैं, हमारे कंट्री के अंदर खुद प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, तो फिर यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर और ज़्यादा हम लोग को थोड़ा बहुत इसके अंदर कमज़ोरी तो देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि दूसरी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इसको सस्ता प्रोवाइड करवा देंगी। हालाँकि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर है वो हम लोग अच्छे से करते हैं, हमारा जो उसके अंदर प्रोडक्शन अच्छा है, हम लोग उसको अच्छे से प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक तरीके से आपके पास अच्छे सा प्लानिंग नहीं है एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, उसके बाद आपके पास एक तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ नहीं है, ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको इन सब चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप लोग यहाँ पर इन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्राइमरी के साथ साथ जो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है उसको भी आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट कर सको। वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो जो केंद्र सरकार है की जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसी होनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है इनको ग्रो करें, इनको कहने की जो प्रोडक्शन है उसमें कम से कम पैसा लगे, कम से कम पैसा लगेगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा जल्दी उतार पाएंगे, ज़्यादा बिकेगा। उसके बाद अगर हम बात करें दुनिया भर में जो फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड है इसके ऊपर यहाँ पे फोकस कर सके, तो यहाँ पर इंडिया की सरकार को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम लोग किस प्रकार से अपने प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर इसके रिगार्डिंग चर्चा हुई। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा।
नाउ गाइस इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। सारे हमारे जो पेंडिंग आर्टिकल है वो भी क्लियर हो चुके हैं। एक छोटा सा आर्टिकल और है, वो भी मैं आपको चलते चलते डिस्कस कर दूंगा आगे, ठीक है। जो भी हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो उसकी भी टेंशन बिल्कुल मत लेना। हाँ, एक और छोटा सा आर्टिकल मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो वो आर्टिकल कौन सी तारीख का है मुझे याद नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसको भी मैं डिस्कस कर लूँगा। चलते चलते हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, वो मेरी गारंटी है। नाउ इसी के साथ करते हैं, मिलते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।